खबरों में रुक करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से निवेश का महामेला लगने जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। राजधानी लखनऊ में सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। जिस मुख्य पंडाल में पूरा कार्यक्रम होगा, वहां पर 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश दुनिया के बड़े निवेशक बैठेंगे, उसके ठीक पीछे मेगा LED स्क्रीन लगाई गई है। इस पूरे पंडाल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो 10 तारीख से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा, उसका शुभारंभ करेंगे सुबह ठीक 10:30 बजे। ये जो मुख्य पंडाल है, जिसे हम कहें इनॉग्रेशन पंडाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में 13,255 कंपनियां 20.96 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का MOU करेंगी। समिट में सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत न आए, इसे लेकर 24 IPS, 68 PPS की तैनाती की गई है। 5,415 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की तैनाती है। 13 PAC कंपनियों की तैनाती, 3 कंपनी CRPF की सुरक्षा में लगाए गए। और जिस पल का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को था, वो पल बस चंद घंटों बाद आने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों के लिए लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य तैयारी की गई है। खास मेहमानों के लिए ईस्टर्न सिटी को 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है, जिसे काशी अयोध्या जैसे शहरों का रूप दिया गया है। यहाँ 16 देशों से आने वाली विदेशी मेहमान ठहरेंगे। समिट में 304 कंपनियां शामिल हो रही हैं। दरअसल सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है ग्लोबल समिट यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। GIS के बाद बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, उनको धरातल पर उतारेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आर्थिक मोर्चे पर बन जाएगा। इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन को देखते हुए 9 फरवरी से 1 सप्ताह तक लखनऊ में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किया गया है। जिन जिन मार्गों पर आपको जाने से फिलहाल बचना है, उनमें मुख्य तौर पर है हजरतगंज से इमामऊ, गोल्फ क्लब से शहीद पथ, गोल्फ क्लब से 1090 चौराहा, 1090 चौराहा से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, शहीद पथ, अमौसी एयरपोर्ट VIP मोड़। इसके साथ ही शहर में भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद रहेगा। खबरों में आगे रुक करते हैं। लखनऊ के नाम बदलने की हलचल के बीच लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरते ही अब आपको भगवान लक्ष्मण के दर्शन होंगे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की ये 12 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा तांबे से बनाई गई है, जिसका वजन करीब 1.5 टन से ज्यादा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान लक्ष्मण की इस मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान CM योगी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मौजूद थे। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक भव्य प्रतिमा जो कांस्य की बनी हुई है, 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। खाली जाहिर है, एक तरफ राजधानी लखनऊ के नाम में बदलाव को लेकर जहां भाजपा के 7 सांसदों ने आवाज बुलंद की है, वहीं नवाबों के शहर का नाम बदलने पर विपक्ष में उबाल है। लेकिन एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की इस मूर्ति ने भाजपा की मांग को और बल दे दिया है। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल विशेष अभियान चला रहा है। VHP से जुड़े वकीलों की टीम थाने में FIR से लेकर कोर्ट में मुकदमे की पैरवी तक निःशुल्क मदद कर रही है। VHP के लीगल सेल का फोकस लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और जमीन कब्जाने से जुड़े मामलों को लेकर है। परिषद का मानना है कि जिस तरह से हिंदू लड़कियों को पहला फुसला कर लव जिहाद कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसी तरह से सोची समझी साजिश के तहत संप्रदाय विशेष के लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बाद में उस पर नमाज पढ़ने के बाद दूसरे धार्मिक काम करते हैं। परिषद ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और साथ ही जमीन कब्जा करने से जुड़े मामलों को लेकर है। ये है दीपांशु, जिन्होंने परेशान होकर VHP के लीगल सेल की मदद दी है। दीपांशु के मुताबिक उनकी जमीन कब्जाने के लिए जिस तरीके से धर्म का सहारा लिया गया, उससे वो काफी परेशान हो गए थे। लोकल थानों में हम लोग किए शिकायत, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पास आए, तो हम लोग का सुनवाई हुआ। अकेले काशी प्रांत के लीगल सेल ने 1 साल में 260 पीड़ितों की कानूनी तौर पर मदद की। थाने से लेकर तहसील और जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मदद मुहैया कराई जा रही है। जो भी मुकदमे आएंगे उस पर हम लोग निःशुल्क पैरवी करेंगे। VHP के लीगल सेल को और एक्टिव करने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन भी होने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज अदा करने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है जिसमें साफ साफ में कहा गया कि महिलाओं की मस्जिद में नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कोर्ट को बताया कि मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा करने के वास्ते मस्जिद में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। महिलाएं मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए मस्जिदों में दाखिला या मस्जिदों में जाके इबादत करना, हरम शरीफ हो या अल्लाह का और कहीं भी होगा, वहाँ पाबंदी नहीं है। इसी स्टैंड के मुताबिक मुसलमान अमल करेंगे और अपनी बहनों, माताओं, बेटियों को मसाजिद में नमाज अदा करने की सहूलियत फराहम करेंगे। बोर्ड के इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि बोर्ड की ओर से कोर्ट में दिया गया हलफनामा बिल्कुल जायज़ है और उन कट्टरपंथियों के लिए जवाब है जो इसकी खिलाफत करते आए हैं। लोग बहुत खुश हैं कि इसका अधिकार खुल के अब हम लोगों को मिला है और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। औरतों को जो ये मस्जिद के लिए है, ये बहुत अच्छा कानून है और ये सही बेहतर राय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने याचिका लगाई है कि मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज अदा करने दिया जाना चाहिए, जिसके बाद बोर्ड ने रुख साफ किया। बोर्ड के हलफनामे के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। 2024 लोकसभा चुनाव में 2022 विधानसभा वाला प्रदर्शन दोहराने के लिए अखिलेश एक बार फिर पूर्वांचल के दौरे पर निकल चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने 2 दिन के पूर्वांचल दौरे की शुरुआत बलिया से की और बलिया में आत्महत्या करने वाले व्यापारी नंदलाल गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और जाति जनगणना का आह्वान करते हुए सपा के चुनावी अभियान का आगाज किया और उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने भाजपा पर तंज कसा। इनमें विटामिन ओवर हो गई है, एक से पहले गलत समझ विटामिन ए मतलब उद्योगपति है। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भविष्य में अगर सपा को ताकत मिली तो वो अग्निवीर योजना बंद करवा देगी। ऐसी नौकरी भर्ती कर दे रहे, हम लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हो सकता है आज हमारी ताकत नहीं है, आज हमारे सांसद नहीं जाता है, अगर कल सांसद होंगे या कभी मौका मिलेगा तो ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर जैसी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है ताकि 2024 से पहले भाजपा को इस मुद्दे पर देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में घेरा जा सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले गाजीपुर में अखिलेश यादव ने यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा पर जमकर हमले बोले और लगे हाथों ओपी ओम प्रकाश राजभर को भी धोखेबाज बता दिया। अखिलेश यादव ने 10 फरवरी से लखनऊ में होने जा रहे यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा पर कटाक्ष कर दिया। एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप। अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। अखिलेश यादव ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वो गरीबों को धोखा दे रहे हैं। जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच में भी ओम प्रकाश जी है, तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है। इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओपी राजभर की सुभाषपा से गठबंधन किया था, जो चुनाव बीतने के बाद ही खत्म भी हो गया। हालांकि राजभर से गठबंधन का असर पूर्वांचल में विधानसभा के नतीजों में भी देखने को मिला था, लेकिन 2024 में अब अखिलेश के सामने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर भी चुनौती पेश कर रहे हैं। सपा नेता आजम खान गुरुवार को एक मामले में पेशी के लिए शाहजहांपुर गए, लेकिन पेशी के बाद आजम खान कोर्ट से निकल ही नहीं पाए। गबन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आजम खान शाहजहांपुर कोर्ट में पेश हुए, लेकिन गवाही देने के बाद जब आजम खान रामपुर जाने के लिए कोर्ट परिसर से बाहर जा रहे थे तभी एक सुरक्षा कर्मी ने कोर्ट के गेट नंबर 1 पर ताला लगा दिया और आजम खान को गेट से बाहर निकलने से मना कर दिया, जिसके बाद आजम खान काफी देर तक अदालत परिसर में ही खड़े रह गए। बाद में उन्हें बताया गया कि कोर्ट का कामकाज खत्म होने के बाद गेट को रूटीन प्रक्रिया के तहत बंद कर दिया गया था। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया सन 1995 कितनी देर से सर आप यहाँ पर हैं और काफी देर हो गई, गेट बंद है, गेट नहीं खोला जा रहा है। गेट रूटीन में बंद रहता है, गेट रूटीन में रहता है। इत्तेफाक से वो चौकीदार ताला डाल के चला गया, इसलिए कहना चाहिए गेट रूटीन, और कोई खास बात नहीं, गेट बंद होनी, चाबी आ रही है खुल जाएगा। इस दौरान अदालत परिसर में मौजूद मीडिया कर्मियों ने आजम खान से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को लेकर सवाल पूछे तो आजम खान ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। क्या कर सकता हूँ मैं रिजवान बोल रहा हूँ सर। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मुझे राय दीजिए आप। गबन के जिस मामले में आजम खान आज पेश हुए उसके लिए उन्हें शाहजहांपुर कोर्ट में पेश होने के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब आजम खान कई बार पेशी पर नहीं आए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
ग्रेटर नोएडा में पिछले 12 सालों से बिल्डर और यमुना प्राधिकरण से पीड़ित फ्लैट बायर्स अब प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। जमा पूंजी लगा देने के बाद भी फ्लैट खरीदारों को अपना आशियाना नहीं मिल सका। हाथों में थाली लेकर बजा रहे कोई और नहीं बल्कि बिल्डर और यमुना प्राधिकरण से प्रताड़ित फ्लैट बायर्स हैं। 12 साल से अपने सपनों के घर की मांग कर रहे फ्लैट बायर्स यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के नीचे धरना देने पर मजबूर है। धरने में बैठे इनमें से कोई नौकरी पेशा वाला, तो कोई व्यवसायी, तो कोई रिटायर्ड कर्मचारी है। सभी ने अपनी जमा पूंजी सुपरटेक अप कंट्री में लगा दी, लेकिन 12 सालों से इनके हाथ खाली हैं। अथॉरिटी में नीचे से ऊपर तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब तक हमारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, कोई अथॉरिटी से हमारे को सुनने वाला नहीं आएगा, ये धरना तब तक चलता रहे। मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वो पीड़ित होम बायर से संपर्क में हैं, जल्द बैठकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इनसे वार्ता की जाएगी और सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी मदद की जा सकती है वो तुरंत की जाएगी। अपने आशियाने के इंतजार में धरने पर बैठे पीड़ितों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इन लोगों ने अनिश्चितकाल धरने का ऐलान कर दिया है। आखिर ये ऐसी क्या मजबूरी रही कि इनको यहाँ पर थाली बजानी पड़ी। वाराणसी में अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर साधा निशाना। बोले समिट के जरिए जनता को दिया जा रहा धोखा। पिछले इन्वेस्टर समिट के कितने एमओयू धरातल पर उतरे। वाराणसी दौरे के पहले दिन अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर पहुंचे। अखिलेश ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने किया कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण। एक जनसभा को भी किया संबोधित। भाजपा पर जातिगत जनगणना नहीं कराने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शिवपाल यादव ने फिर पल्ला झाड़ा। कहा रामचरितमानस पर दिया स्वामी का बयान निजी, पार्टी को उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। बलिया के सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने भी स्वामी के बयान को किया किनारा। कहा वेद पुराण और गीता पर उंगली उठाना सही नहीं, इससे समाज में तनाव पैदा होता है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता ने एक बार फिर दोहराई लखनऊ का नाम बदलने की मांग। कहा सीएम योगी और पीएम मोदी को लिखा है पत्र, अमृतकाल में गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बोला राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी क्या कहते हैं और करते हैं जनता सब जानती। आगरा में G20 समिट को लेकर सुरक्षा की गई कड़ी। पुलिस ने ताजनगरी में किया फ्लैग मार्च। पुलिस कमीशन की मौजूदगी में एटीएस कमांडो भी सड़कों पर नजर आए। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। आसपास के जिलों में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। जिले में किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना है जारी। अयोध्या में संत परमहंस अपने बयान से पलटे। बोले शालिग्राम की शिला से बनाई जा सकती है भगवान की मूर्ति। पहले शालिग्राम की शिला पर छीनी हथौड़ा चलाने पर प्रांत यात्री की दी थी धमकी। गाजियाबाद से पकड़े गए तेंदुए को सहारनपुर में जंगलों में छोड़ा गया। बुधवार को जिला कोर्ट परिसर में तेंदुए ने 10 लोगों को जख्मी किया था। मुजफ्फरनगर में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। सभी को पुलिस ने भेजा जेल। फायरिंग में एक महिला गोली लगने से हुई थी घायल। मऊ में पुलिस ने जिला अस्पताल से दलालों को गिरफ्तार किया। मरीजों से पर्ची लेकर बाहर से दवा दिलाने का काम करते दलाल। सरकारी दवाएं नहीं लेने देते थे। बिजनौर में सभी 5 शवों को किया गया सुपुर्द खाक। कश्मीर के कुपवाड़ा में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से हुई थी मौत। ग्रामीण और परिवार के सदस्यों में गम का माहौल। चित्रकूट में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। बाइक सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई। बिजनौर में रेप पीड़िता नदी में गिरी। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद बाइक पर जीजा के साथ जा रही थी घर। गोताखोरों ने नदी में चलाया तलाशी अभियान। सफाई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का हल्ला बोल। अच्छी डाइट स्पोर्ट्स किट नहीं मिलने का लगाया। उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी ललित मोहन गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी ली। कुमाऊं एसटीएफ ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 3 किलो अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही। बागेश्वर में मौसम बदलने से बढ़ा बीमारियों का प्रकोप। जिला अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे करीब 100 बच्चे। ज्यादा मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड और सर्दी जुकाम के।
देहरादून में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोले एसएसपी दलीप सिंह कुंवर। पथराव में पुलिस के कोई कर्मचारियों को चोटें आई। प्रदर्शन में शामिल बाहरी अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है। लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम योगी और प्रदेश के मंत्री करेंगे शिरकत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और विदेश के नामचीन उद्योगपति शिरकत करेंगे। मुकेश अंबानी के चंद्रशेखरन और आनंद महिंद्रा समेत 300 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन के दौरान 34 सत्र होंगे आयोजित। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्रों का होगा आयोजन। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे इन्वेस्टर समिट का समापन। अखिलेश यादव का काशी दौरे का आज दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव। सारनाथ और साकेत नगर भी जाएंगे। जोशीमठ को लेकर आज पीएमओ में बड़ी बैठक। पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू वर्चुअली बैठक में मौजूद रहेंगे। बाराबंकी पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बयान। कहा, मोदी और योगी सरकार की मेहनत से यूपी बन रहा है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बलिया पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यापारी नंदलाल गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। सूदखोरों से तंग होकर व्यापारी ने आत्महत्या की थी। भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में सूदखोरी चल रही है। शाहजहांपुर कोर्ट में गबन के एक मामले में गवाही देने पहुंचा आजम खान रिपोर्ट परिसर में फंसे। रामपुर जाने के लिए कोर्ट परिसर से बाहर जा रहे थे आजम। कोर्ट के गेट नंबर पर एक ताला लगा मिला, बाद में गेट खुलवाया गया। गाजियाबाद में महिला खिलाड़ियों के लिए बनेगा जिले का पहला हॉस्टल। खेल प्रतिभाओं को दिया जा रहा बढ़ावा। महामाया स्टेडियम में जमीन का चयन किया गया है। खिलाड़ियों को रहने और खाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने में महिला ने सीआरपीएफ जवान और पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दोनों पर चलती कार में बलात्कार का लगाया आरोप। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार। थाना राम जन्मभूमि में चल रही है आरोपी से पूछताछ। खुफिया एजेंसी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान एक शातिर रजिस्ट्रेटर को किया गिरफ्तार। आरोपी से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है 30 मुकदमे। हाथरस में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 31 जनवरी फायरिंग में पूर्व प्रधान की मौत हुई थी। आरोपी अभियुक्त से असला और कारतूस भी बरामद किए गए। हरिद्वार में मुस्लिम फंड घोटाले में आरोपी संचालक अब्दुल रज्जाक सहित 2 गिरफ्तार। जवालापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध। परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई से जांच की मांग। देवरिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया का बड़ा आरोप। मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग भर्ती में अनियमितता के आरोप लगाए। उन्नाव में भूमाफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद कुर्की की गई। आरोपी की 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। उधम सिंह नगर में एडीटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। 105 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक तिराहे के पास से हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार में अतिक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन। ललतारा पुलिस के पास हटवाया अवैध कब्जा। कांवड़ मेले को देखते हुए प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। कहा, पैदल मार्ग के हर 1 किलोमीटर पर तैनात रहेंगे डॉक्टर। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब करीब 9:15 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। पहले 9:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। 3 दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। पहले 9:30 बजे पहुंचना था। शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शैलेश, कार्यक्रम में बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री के, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, आज प्रधानमंत्री का लखनऊ के बाद में महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम है। समस्ताइसी के चलते ये बदलाव थोड़ा सा किया गया है। करीब आधे घंटे इस कार्यक्रम को प्रीपोन्ड किया गया है। यानी अब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ लगभग 9:15 से 9:20 के बीच में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो अगर बात करें तो सीधे जो कल्ली पश्चिम हेलीपैड बनाया गया कल्ली पश्चिम इलाके में, वहां पर उतरेंगे और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद में दोनों लोग
जो कार्यक्रम स्थल है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, वृंदावन योजना कॉलोनी, वहां पर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे कार्यक्रम स्थल पर, और जो ये कार्यक्रम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम से पहले वो एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उसको भी देखेंगे। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम स्थल पर रहेगा। 10 से 11:30 बजे तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहना है। इसके बाद 11:30 बजे वो यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे और 12 बजे यहाँ से उनकी करीब रवानगी हो जाएगी वापसी के लिए। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए अन्य कार्यक्रम दिन भर जारी रहेंगे। करीब 12 बजे जो है वो मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम रखा है। 12 से 1 बजे के बीच में मुख्यमंत्री जो है, जो प्रमुख उद्योगपति है, उनके साथ बैठक करेंगे सीएम लॉन्ज में, वहीं पर उनके साथ लंच करेंगे उद्योगपतियों के साथ में। इसके बाद 2 से 3 बजे तक डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक होगी। इसके बाद में अगर देखें तो देखिए 3:30 बजे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और 3:45 बजे गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और बिल्कुल, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से आगाज और तैयारियां पूरी हो चुकी है। बहुत ही शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें, सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में समृद्धि के स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। यूपी GIS 2023 में पधारे सभी निवेशक बंधुओं का सुरक्षा, सुविधा और असीम संभावनाओं से युक्त नए उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इन्वेस्टर समिट पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है, नए उत्तर प्रदेश में सभी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही साथ अभिनंदन। चलिए रुक करते हैं सवेरा सुपरफास्ट का। अलीगढ़ में कृषि प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो सामने आया। कार्रवाई के लिए प्रशासन ने थिएटर को जारी किया नोटिस। बागपत में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होने से टला। उड़ीसा से लोहा लेकर आ रहे ट्रक के टायरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आनंद फानन में आग बुझाई। मेरठ में दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत, पानी के टैंकर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। आगरा में G20 मेहमानों के लिए बना वर्टिकल गार्डन गिरा। आयोजन से पहले ही धराशायी हुआ वर्टिकल गार्डन, अधिकारी मरम्मत में जुटे। सेल्फी पॉइंट पर बनाया गया था वर्टिकल गार्डन। अलीगढ़ में इगलास इलाके में कैंटर की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। हाथरस के रहने वाले थे सभी। सहारनपुर में दिल्ली शामली हाईवे पर डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, डंपर में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। झांसी पुलिस ने किया अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जंगल में चल रही थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। झांसी में पिछले हफ्ते हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी अपने पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौन में असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। भारी संख्या में बने और अधबने असले बरामद किए गए। बुंदेलखंड में अलग अलग जगहों पर होती थी सप्लाई। इटावा में पंचायत के रोजगार सेवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, कही बात। सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में 4 साल की बच्ची रिया लापता हो गई। अपहरण की आशंका के चलते पुलिस तलाश में जुटी। एसपी सिटी ने परिजनों को दिया सकुशल वापसी का भरोसा। कौशाम्बी में मां बाप ने ही मिलकर की अपनी बेटी की हत्या। शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी बेटी। हत्या में दोनों भाई भी शामिल थे। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा किया। सभी आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में घर में सो रही महिला की धारदार हथियार से हत्या। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति पत्नी में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लखनऊ में प्रिया राठौर मौत मामले की उलझती जा रही गुत्थी। मौत मामले में लगातार आ रहा नया मोड़। चिट्ठे के आधार पर पुलिस अब क्रिकेटर से पूछताछ कर रही है। मेरठ में सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने किया सुसाइड। सर्विल रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान ले ली खुद की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। गाजियाबाद में कुछ लड़कों ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया। उस तरह से गर्दन पर वार किया। हमले में घायल युवक अस्पताल में भर्ती। थाना मोदीनगर क्षेत्र के मडना गांव की वारदात। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव ने पिथौरागढ़ में 3 अस्पतालों का किया निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। अल्मोड़ा में कई परीक्षा में धांधे के विरोध में छात्रों के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी सड़कों पर उतरे युवा। बुद्ध पार्क में युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परीक्षाओं में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग की।
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के लोहोबा रेंज में वनगमी को लेकर कार्यशाला का आयोजन। वन क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में वन पंचायतों के सरपंचों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। तुर्की में आए भूकंप के बाद कोटद्वार का युवक विजय कुमार भी तुर्की में लापता। विजय के लापता होने से परिवार में मातम। उत्तराखंड सरकार से तुर्की से संपर्क करने की मांग। देहरादून के स्पा सेंटरों पर पुलिस का चाबुक। पुलिस ने 24 घंटे में 61 स्पा सेंटरों को शहर से बंद करवाया। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर की मीटिंग। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं। मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्थायी हेलीपैड की पूजा अर्चना कर उद्घाटन भी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।